ऐसा नहीं कि पहले लोग धार्मिक नहीं थे, चाहे नरेंद्र मोदी पीएम प्रधानमंत्री खुद हों या फिर स्टेट में जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वो भी अपने लेवल पर इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। आपका क्या मानना है? आप पर्सनली क्या धर्म को मानते हैं? डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ था, वहाँ सेवा करना और जो गरीब लोगों की जो है वो मदद करना, एक ही दिन में मकान बना कर देना सारी संगत में इकट्ठे होकर के, इस टाइप के कार्य सोशल तरीके से मैं ज़रूर जो है जुड़ा हुआ था। क्या आपको लगता है कि पंजाब की तरफ से SYL का पानी कभी मिलेगा हरियाणा को? इस तरीके की बात कहना कि हक है ही नहीं, तो कोई दूसरा देश है क्या? कोई पाकिस्तान के लोग हैं क्या? पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ तो हमारा ही, सारा चंडीगढ़ तो हमारा ही है। बिल्कुल इलेक्शन से पहले मनोहर लाल जी को हटाने की ज़रूरत क्या महसूस हुई? पार्टी छोड़ना तो दूर की बात, मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज हालात ये हो गए, या तो पार्टी छोड़ दो या राजनीति छोड़ दो। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। आज हमारे बीच जो राजनीतिक शख्सियत हैं, उन पे ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि जब वो राजनीति में आए तो वो किसी के कंधों पर बैठकर नहीं आए, बल्कि खुद ही उन्होंने ये रास्ता चुना, और जो रास्ता चुना तो उसको तय भी किया, और आज एक अच्छे मुकाम पर वो हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के PWD मंत्री रणवीर गंगवा जी। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से उन्होंने ये सफ़र शुरू किया और आज वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, जिस मुकाम पर वो हैं कितने सफल पाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपके राजनीतिक जीवन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई सर? देखिए संजीव जी, जहाँ तक राजनीति की बात आप कहेंगे कि राजनीति के अंदर तो मैंने 2000 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और वो जीत लिया। जीतने के बाद में फिर मेरे सामने था कि मैं किस पार्टी के अंदर जाऊं। उस समय इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी और मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की और वहाँ काम किया, बड़े दिल से काम किया। और ज्वाइन करते ही मुझे बैकवर्ड क्लास का ज़िले का अध्यक्ष बनाया गया और 2005 में हमारी सरकार चली गई। जाने के बाद में फिर मैंने दोबारा चुनाव लड़ा, फिर मैं जीत गया जिला परिषद का चुनाव। और उस समय में क्योंकि कांग्रेस में आपस में फूट थी और मैं चेयरमैन ही तो रिजर्व थी SC, और मैं वाइस चेयरमैन उसमें जो है बना 2005 से लेकर 2010 तक। और इस बीच में 2008 में मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जिले का अध्यक्ष, जनरल बॉडी का जिले का अध्यक्ष बनाया गया। और जब 9 का चुनाव आया तो 9 के अंदर मुझे नड़वा कंस्टिट्यूंसी, जो पहली बार परिश्रम के बाद में बनी थी, उससे चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मैंने लड़ा। क्योंकि उस टाइम पे प्रोफेसर संपत सिंह जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, वो इंडियन नेशनल लोकदल के एक बड़े नेता थे और वो अचानक पार्टी छोड़ करके चले गए थे। उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा भी था पहले, और हमारे बहुत से वर्कर भी उनके साथ चले गए थे, तो मैं पहला चुनाव हार गया था। और ये एरिया इस टाइप से था कि बड़ा आदमपुर का काफ़ी पार्ट इसके अंदर था। टोटल 54 पंचायतें हैं, जिसमें से 33 पंचायतें आदमपुर हल्के की और 19 वाणीखेड़ा हल्के की, एक कैमरी जो गिराया की थी गंगवा हिसार का था। इस तरीके से टोटल 54 पंचायतों से बनता था और कुछ हिसार का पार्ट था। तो मैं वो चुनाव हार गया और जसमा जी ने भी चुनाव लड़ा था, जो चौधरी भजन लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी वाइफ, और भजन लाल जी भी उस टाइम पे होते थे। और मेरा और उनका जसमा जी का फ़र्क केवल 5000 वोटों का था। तो उसी टाइम पे फिर मुझे चौटाला साहब का फ़ोन आया कि आप चिंता ना करें, आपके साथ धोखा हो गया, हमारे वर्कर ही चले गए, इसलिए आप चुनाव हार गए। मैंने कहा जी कोई बात को नहीं, आप हैं तो मुझे तो कोई चिंता नहीं है। तो उन्होंने मुझे 6 महीने बाद में ही, जैसे ही राज्यसभा का चुनाव था, एक सीट लोकदल के हिस्से में आनी थी और मुझे राज्यसभा के अंदर भेजा गया, जो कि मेरी टर्म 2010 से लेकर के 16 तक होनी थी। 2014 में फिर चुनाव आ गया विधानसभा का, तो मुझे लोकदल पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपको ही चुनाव वहाँ से नड़वा से लड़ना है। और मैंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस से प्रोफेसर संपत सिंह जी ने लड़ा और हजका पार्टी से चंद्रमोहन जी जो डिप्टी CM भी रहे, चौधरी भजन लाल जी के बेटे थे CM के, उन्होंने वहाँ मेरे सामने चुनाव लड़ा और मैं वहाँ से चुनाव फिर जो है जीत गया चंद्रमोहन से लगभग 8000 वोटों से।
और संपत सिंह जी जो तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद में फिर जैसे आपको पता ही है कि 2018 के अंदर पार्टी के अंदर विघटन हो गया, पारिवारिक झगड़ा हो गया जी। और पार्टी दो फाड़ हो गई। और मेरी स्थिति पार्टी के अंदर ठीक ठाक थी। मेरे दोनों ही अजय सिंह जी के परिवार से भी, अभय सिंह जी से भी, दोनों से मेरे अच्छे रिलेशन थे। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि फिर जब ये पार्टी टूट गई है तो फिर या तो राजनीति छोड़ दो या पार्टी छोड़ दो, दो ही ऑप्शन थे मेरे पास। तो उसके बाद फिर मैं आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार थी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, और जिस ट्रांसपेरेंसी से उन्होंने सरकार चलाई, खासकर जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां देने का काम किया, उनसे प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की 6 महीने पहले रिजाइन दे करके। जो अभी मेरा 6 महीने का टर्म बकाया था विधानसभा का, मैंने लोकसभा के चुनाव से पहले ज्वाइन कर ली। और उसके बाद में फिर मुझे पार्टी की तरफ से 2019 में नड़वा से जो है लड़ाया गया और मैंने वहाँ से जीत हासिल की और मुझे डिप्टी स्पीकर उस टाइम जो बनाया गया 19 के अंदर। उसके बाद फिर जो है दोबारा जब ये चुनाव आए अभी, तो पहले मेरी तैयारी तो मेरी नड़वा से थी, लेकिन पार्टी ने कहा कि बरवाड़ा के अंदर कमल खिला नहीं है अब तक, आपने जहाँ यहाँ बरकरार रखना आपके सहयोग से नड़वा के अंदर, वहाँ आप चुनाव लड़ें। और मैंने जनता के अंदर गया लोगों के साथियों के सहयोग से, और धन्यवाद करूंगा कि बरवाड़ा हल्का की जनता ने मेरे पहले बार जाते ही 27,000 वोटों से उन्होंने मुझे जिताने का काम किया। और आज कैबिनेट मंत्री, मैं धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेताओं का, माननीय सीएम साहब का, माननीय मनोहर लाल जी का, और शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने मुझे कैबिनेट मंत्री इसमें जो बनाया गया है। इस तरीके का मेरा राजनीतिक जो है जीवन रहा है। जी सर, ये तो राजनीतिक जीवन की बात हुई, बचपन कैसा था सर? बचपन तो मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, और जो कैमरी रोड पे हमारी ज़मीन थी, और वहीं केवल गंगवा के अंदर जन्म हुआ था, लेकिन मेरी याद में मैं कैमरी रोड पे ही वहाँ खेत में रहे। और पहली से लेकर के 10वीं तक की शिक्षा मेरी जो पटेल नगर के अंदर जो है वो रही। पहली से 6वीं तक सरकारी स्कूल में, और 6वीं से लेकर के 10वीं तक फिर आर्य समाज स्कूल है पटेल नगर के अंदर ही जी। वहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण करके 10वीं वहाँ से की। और स्कूल से हम घर से जो है लगभग 1.5-2 किलोमीटर के स्कूल होता था, और पैदल वहाँ से हम स्कूल जाते थे, पैदल ही वापस जाते थे। खेतों में हम जो है रहा करते थे। जब मैं 10वीं के अंदर था तब हमारे वहाँ लाइट आई थी, उससे पहले लाइट भी नहीं थी, क्योंकि खेतों में लाइट, गाँव के अंदर तो लाइट होती थी, खेतों के अंदर तो लाइट भी नहीं होती थी। तो 10वीं क्लास के अंदर जब मैं हुआ, तब 10वीं के भी पेपर दे दिए थे। उस समय लाइट जो है हमारे, हमने ट्यूबवेल लगाया था, ट्यूबवेल की लाइट आई तब हमारे खेत में, घर में भी जो है वो लाइट आई थी। उसके बाद में फिर मैंने कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में गया, और BA सेकेंडरी ईयर में फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। वो क्यों छोड़ दी सर? सेकेंड ईयर से एक्चुअल में क्या है, मेरी शादी बचपन में हो गई थी। अच्छा जी। जब मैं तीसरी क्लास में था, बड़े बड़े भाई की शादी थी, उनके साथ ही करती थी। और उस टाइम फिर जैसे ही एग्ज़ाम दिए, उसके बाद में जो जिसको जिस तरीके से कहते हैं कि मुकलावा बोलते हैं हमारे यहाँ जी, तो हो गई। उसके बाद फिर मैंने क्या, यार अब क्या स्कूल जाना, छोड़ दिया। मतलब मुकलावा जो है वो जब आप BA सेकेंड ईयर में थे तब हुआ था। और फिर मैंने अपना काम धाम और खेती बाड़ी का काम और डेयरी वगैरह का जो भी था हमारा वहाँ, वो हमने संभालने का काम किया, जो खेती से जुड़ा हुआ काम था। सर जब आप बचपन में थे, 6ठी 7वीं में 8वीं में, तब दिमाग में था कुछ कि हाँ मुझे बड़े होके पॉलिटिशियन बनना है, या उस वक्त क्या आपके दिमाग में था कि हाँ मुझे बड़े होकर ये काम करना है? पॉलिटिक्स की मेरे दिमाग में नहीं थी। मैंने तो मैं जैसे आपको बताया कि मैंने 2000 में चुनाव लड़ा, लेकिन मैं संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ था। और उसमें भी मैं जिस तरीके से हमारे 5 मेंबर कमेटी बनाते हैं उसमें मैं था। और उसमें जिस तरीके से हमें वहाँ सेवा करना, और जो गरीब लोगों की जो है वो मदद करना, एक ही दिन में मकान बना कर देना सारी संगत ने इकट्ठे होकर के, इस टाइप के कार्य सोशल तरीके से मैं ज़रूर जो है जुड़ा हुआ था। और जब चुनाव लड़ा
अचानक ही जैसे जिला परिषद का चुनाव आ गया तो जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसमें भी जो सोशल एक्टिविटी थी हमारी वो बहुत काम आई। मैं चुनाव भी जो 2000 का था वो जिला परिषद का वो भी एक तरफा जीता था। तो ये कैसे सर, मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप तो अपनी समाज सेवा कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर पॉलिटिक्स में कैसे, क्या आपके मन में आया या किसी ने आपको कहा कि हाँ चुनाव लड़ लो? एक्चुअल मेरा गांव गंगवा है जी। और मैंने जब जो लास्ट दिन था जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होना था उस दिन हम बैठे थे, वैसे ही पूछ लिया भाई अपने को जिला परिषद में किसने नाम भरा गंगवा से? बोला किसी ने नहीं भरा। तो हमारे जो साथी लोग थे बोले यार इतना बड़ा गांव है तेरा, किसी ने नहीं भरा, चलो फॉर्म भर के आते हैं। फार्म भर दिया, फार्म भर करके निशान मिल गया, हमने वोट मांगे, लोगों ने वोट दे दिए और मैं जीता भी बहुत ज़्यादा वोटों से। टोटल मेरे वोट आए थे उस टाइम शायद 7800 वोट, जो सेकंड था उसके 3800 आए थे। तो 4000 वोटों से मतलब डबल का ही हाँ, करीब वो फर्क। जितने वोट ही नहीं आए थे पिछले के जितने मतलब जो मैं जितने वोटों से मैं जीता। तो इस तरीके से एक शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत हो गई। और फिर क्योंकि लोगों ने वोट दिए थे तो मैंने कहा अब तो लोकदल की सरकार है, जानकारी के विषय में नहीं थी ना, तो कांग्रेस में थी उस टाइम, बीजेपी के तो ज़्यादा थी नहीं हरियाणा में जी। उस टाइम में, कांग्रेस या लोकदल होती थी, लोकदल पार्टी की सरकार थी, इंडियन नेशनल लोकदल की। तो मैंने कहा भाई किसी को कोई थाने तहसील में फ़ोन करना पड़ जाए, किसी को कुछ काम करना पड़ जाए तो अभी ये ज्वाइन कर लेते हैं जी। और मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली और लगातार वहाँ कार्य किया, आगे बढ़ते गए, चलते गए। तो सर आपने चौधरी देवीलाल के साथ भी काम किया है? चौधरी देवीलाल जी थे उस टाइम पे, बट उस टाइम पे वो इतने एक्टिव उसमें नहीं थे, राज्यसभा में थे। मुलाकात हुई? चौधरी ओम प्रकाश, हाँ मुलाकात चौधरी देवीलाल जी। कैसी शख्सियत थे सर? बहुत बड़ी शख्सियत थे और एक बहुत बड़े किसान नेता, छत्तीस बिरादरी के नेता, मास लीडर जो थे, जिनके नाम से ही लोगों में एक जोश जुनून जो पैदा करने वाले जो शख्सियत चौधरी देवीलाल जी थे, नो डाउट। जैसे ये कहा जाता है कि हरियाणा में 3 लाल हुए हैं, तो उनकी और चौथे अगर बात करें तो मनोहर लाल जी के लिए कहा गया कि हाँ मनोहर लाल जी चौथे लाल हैं। आप क्या मानते हैं, सही, ये बात सही कही गई? बिल्कुल सही कही गई है। अपने अपने समय में, अपने अपनी भूमिका में, अपने अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। और अगर मैं जिस तरीके से चौधरी देवीलाल जी ने आंदोलन संघर्ष किया, संघर्ष के बलबूते पे उन्होंने जो है अपनी पार्टी भी खड़ी की और देश के उप प्रधानमंत्री पद तक वो पहुँचे। जी। वहीं चौधरी बंसीलाल जी के बारे में भी कि उन्होंने विकास कार्य बहुत किए, हरियाणा निर्माता के रूप में भी लोग उनको कहते हैं। चौधरी भजनलाल जी ने भी अपने समय में के अंदर एक, क्योंकि यहाँ कास्ट का भी बोलबाला बहुत रहता है, एक छोटी कास्ट होने के बावजूद उन्होंने जो है, क्योंकि संख्या ज़्यादा नहीं है और एक क्षेत्र विशेष में ही है, उसके बावजूद लंबे समय तक प्रदेश के अंदर उन्होंने राज किया। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने तो इन सबसे अलग हटके कार्य किया, जो ट्रांसपेरेंसी का कार्य किया, जो बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियों का जो मामला था और जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के जो कार्य किए, वो मनोहर लाल जी को हमेशा इस बात के लिए याद करते रहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक बदलाव जो राजनीति के अंदर लेकर के आए। वो कोई साधारण चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जब आप वोट लेकर के जीतते हैं, बहुत से लोग आपके साथ लगे होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि फिर अब तेरा क्या फ़ायदा हुआ, अभी अगर मेरा बच्चा नौकरी नहीं लगेगा तो। ये परंपरा पहले के जो सरकारें रही उसमें रही है कि जो अपने वर्कर है उसको नौकरी लगाना है, उसको कोई और बेनिफिट देना है, उसको कोई टेंडर देना है। लेकिन मनोहर लाल जी ने जहाँ नौकरियों के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया, वहीं जो टेंडर की पोर्टल बना करके जो टेंडर की पॉलिसी भी जो है वो भी मेरिट में देने का काम किया। वो एक बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने करने का काम किया, जो प्रजातंत्र के अंदर बहुत मुश्किल फैसले होते हैं। सर आपने ओम प्रकाश चौटाला, मनोहर लाल और अब नायब सैनी, 3 मुख्यमंत्रियों के साथ तो आपने बिल्कुल काम किया है। इन तीनों में से किसे बेहतर मानते हैं सर? अपने अपनी जगह पे सारे सब ने जो है कार्य किए और
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी जीवन बहुत संघर्ष में जीवन रहा है। उन्होंने भी व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं कहूँ तो मुझे पूरा मान सम्मान उन्होंने दिया है। और मनोहर लाल जी का जैसे मैंने बता दिया कि उन्होंने तो अलग हट करके एक जो स्थापित किया यहाँ पे हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक जो रीत स्थापित की जो चली आ रही थी एक परिपाटी, उससे हट करके और उन्होंने जो कार्य किए निश्चित रूप से। और नायब सैनी जी जो हैं, आज मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार आई है, वो चेहरा मुस्कुराहट नायब सैनी जी की, सरलता, सादगी और नीतियाँ जो मनोहर लाल जी की थी, उसी के कारण ये सरकार जो है तीसरी बार आई है। जो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो विश्वास किया है वो इसी बात पे किया है कि जहाँ आदरणीय नायब सैनी जी की सादगी, सरलता, मिलनसारिता, हंसमुख रहना और छोटे से छोटे बात आदमी की बात को सुनना, उसको हल करने का प्रयास करना, और जो नीतियाँ जो डेवलपमेंट आदरणीय मनोहर लाल जी ने की, उनकी नीतियों की वजह से लगातार तीसरी बार सरकार जो है वो आई है। लेकिन सर अब आप कहेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि फिर तो बात ये भी है, जिससे आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन फिर बिल्कुल इलेक्शन से पहले मनोहर लाल जी को हटाने की ज़रूरत क्या महसूस हुई पार्टी पार्टी के फैसले होते हैं। मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग अपने अपने गुण होते हैं। बिल्कुल। जो सरलता, सादगी, मिलनसारिता नायब सैनी जी की है, वो अलग हट करके है। एक मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश के लिए जो किया, जो युवाओं के लिए किया, युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि अगर आप पढ़ेंगे तो अपने पढ़ाई के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर स्थान बना सकते हैं, ये विश्वास पैदा करने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। जो ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया, ट्रांसपेरेंसी लाने से बहुत लोगों को तकलीफ भी होती है, बहुत से दुश्मन भी हो जाते हैं उसके अंदर कि ये क्या कर दिया। ये आसान काम नहीं होता, प्रजातंत्र के अंदर बहुत दबाव रहता है, लेकिन एक पूरे निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर है, और इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। निर्णय लेकर के आज इस एक रास्ते पर लगाने का काम किया। निश्चित तौर पर आज आदरणीय नायब सैनी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो मोड़ वो लेकर के आए, जो एक लाइन डालने का जो काम किया, वो मनोहर लाल जी ने करने का काम किया। सर आपको बीजेपी में लाने वाले भी मनोहर लाल ही थे? बिल्कुल, मैं उनके नेतृत्व में आया। बहुत से और साथी भी थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट करने का काम किया, हमारे साथी भी थे। और पहले मेरे पास संजय भाटिया जी जो एमपी है, वो भी मेरे पास आए थे। हमारे जो जिला के अध्यक्ष उस टाइम सुरेंद्र पुनिया जी थे, 3-4 बार उनसे भी मुलाकात हुई। सुभाष बराड़ा जी ने भी मेरे को कहा था। और उसके बाद फिर फाइनली, क्योंकि मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ थी वो देख करके उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, आप अच्छे आदमी और आपको यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, तो फिर मैं आया जी। और मैं इसीलिए भी ये फैसला लिया क्योंकि मैंने मनोहर लाल जी को भी कहा था उस टाइम पे, जिस दिल से मैंने वहाँ काम किया था इंडियन नेशनल लोकदल में, मैंने कहा जी पार्टी छोड़ना तो दूर की बात, मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज हालात ये हो गए कि या तो पार्टी छोड़ दो या राजनीति छोड़ दो। और मैंने एक बार मन भी बना लिया था राजनीति छोड़ने का, लेकिन मैं जिस वर्ग से आता हूँ, मोस्ट बैकवर्ड जिसको कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं है राजनीति के अंदर। तो मैंने कहा भी जो लोग हमारे से अपेक्षाएं रखते हैं कि यार कोई तो आगे हो, उन लोगों का भी यूँ हो जाएगा कि उनके प्रति मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैंने कहा, मैंने फिर ज्वाइन। सर जैसे कि आपने इनेलो की बात की और 2018 में जो दो फाड़ हुआ और 2019 में 10 सीटें जीतती है जेजेपी, इनेलो जो है वो कहीं पीछे रह जाती है। लेकिन 2024 का जब चुनाव होता है तो फिर वो एक सीट भी नहीं जीत पाती। क्या लगता है सर, हालांकि ये पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आपकी नज़र में अगर आप इस पे कहना चाहें, क्या लगता है आखिरकार क्या वजह रही कि एक सीट भी जीत नहीं? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर अगर आप लोगों को विश्वास खो दोगे तो लोग आपको दरकिनार कर देंगे। जिस विश्वास के साथ लोगों ने वोट दिए थे उस पर वो खरीद नहीं उतरे, और इसलिए उसका ये कारण हुआ, और तो कोई कारण होता ही नहीं। जी। और सर दूसरा मेरा सवाल,
2024 के चुनाव और कोई भी ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट जो हैं वो सबके लिए ऐसे थे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया सर ये? जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने कहा कि आदरणीय किसी- मनोहर लाल जी सर, की नीतियां, किसी आदरणीय सर्वे मनोहर ने- लाल जी की नीतियां, जी नायब सैनी जी का चेहरा, सादगी, सरलता और लोगों में ये विश्वास कि जो ये कहेंगे वो कर रहे हैं, और जो जो लोगों को कहा उससे पहले दिन से अब काम भी कर रहे हैं। जी तो ये तमाम ये चीज़ें थी जो तो क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर आप कॉन्फिडेंस से लोगों के अंदर जाएंगे और जो सच्चाई की ताकत पे जो बातें कही उनको पूरा करके जाएंगे, तो निश्चित रूप से लोगों को ये बात समझ में आती है और लोग आपको चुनते हैं। जी सर, धर्म की बात करते हैं। बीजेपी जो है वो धर्म को एक तरह से हम ये कहें कि बीजेपी के टाइम में धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, आप मानते भी हैं। आप पर्सनली क्या धर्म को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, मैंने तो कहा ना, जी मैं तो बाय बर्थ डेरा से जुड़ा हुआ हूँ, और क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता हैं, वो दोनों ही जो 1960 में जुड़े थे। मेरे तो जन्म 64 का है, 1900। अच्छा सर, आज की तारीख में अगर बात की जाए, जब से बीजेपी की सेंटर में सरकार है या फिर प्रदेश में, पूरे ओवरऑल में देश की बात कर रहा हूँ, धार्मिक जो चाहे हम काम कह लें या कोई भी फंक्शन कह लें, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस पर इसकी ओर अग्रसर हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहले लोग धार्मिक नहीं थे, लेकिन अब जो हैं वो और ज़्यादा, जैसे मान लीजिए महाकुंभ की ही बात करें तो 64 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि इससे पहले भी लोग कुंभ जाते थे, लेकिन अब की बार जो है ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे हैं। क्या मानते हैं आप, इसके पीछे रीज़न क्या मानते हैं कि एकदम से लोगों के बीच में मतलब अंदर ये भावना जागृत हुई कि हाँ हमें अपने धर्म को और बढ़ावा देना है, या फिर जो आपकी सरकार है, चाहे नरेंद्र मोदी पीएम प्रधानमंत्री खुद हों या फिर स्टेट में जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं, वो भी अपने लेवल पर इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं? आपका क्या मानना है? देखिए, हम हिंदुस्तान हैं और मेजॉरिटी हिंदू है, वैसे तो सारे धर्मों के लोग हैं, और सनातन धर्म को हम मानने वाले लोग हैं। धर्म हमारी आस्था है, और आस्था जो है वो दिल से जुड़ी हुई होती है। और चाहे हम राम मंदिर की बात करें, जो बहुत पुरानी हमारी मांग थी हिंदुओं की, जो कि बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, वो पूरा नहीं हो पाया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जो कहा कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, और उन्होंने बनाया, तो लोगों के अंदर एक उत्साह भी पैदा हुआ और लोग जो है उससे जुड़े धर्म के साथ। और आस्था जो होती है धर्म के, जो हमारा धर्म है सनातन धर्म है, जब आप आस्था के साथ उसमें जाते हो तो आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत होते हो। और जब आदमी मानसिक तौर पे मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर हर कार्य में भी सफल होता है, वो आगे भी बढ़ता है। तो मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए धर्म के अंदर जो हमारी आस्था है, जहाँ जहाँ हमारे केंद्र है, चाहे हम कुंभ की बात करें, चाहे हम अयोध्या की बात करें, चाहे वृंदावन की बात करें, चाहे हमारे जो धर्म जो गुरु हुए हैं उनकी बात करें, हम अपने कार्य के साथ साथ परमात्मा में विश्वास रखें, उसमें आस्था रखती हैं, तब मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं। और जब मानसिक तौर पर मजबूत होकर के आदमी कार्य करता है तो उसके अंदर और ज़्यादा सफलता मिलती है। जी सर, इसके अलावा अगर बात की जाए हरियाणा के मुद्दों की बात करें, तो आज की तारीख में जैसे आपके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, क्या कहना चाहेंगे कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कितना सुधार आपने अब तक, हालांकि अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन फिर भी कितना सुधार आप कर रहे हैं? और दूसरा ये कि आगे की आपकी क्या प्लानिंग है कि हाँ कैसा होना चाहिए? देखिए, मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ जी। हम जो अपने B&R की बात करी, B&R में भी मैंने पहले दिन से ही ये एक मन बनाया था कि हमें इस डिपार्टमेंट की छवि सुधारनी है, जो धूमिल हो चुकी थी, जिस पे लोग उंगली उठाने का काम करते थे। और पहले दिन मैंने अधिकारियों को मीटिंग बुला करके ये कहा कि अगर कहीं भी
क्वालिटी के अंदर कोताही पाई गई, कहीं करप्शन हमें मिली, तो फिर हम सख्त एक्शन लेंगे। और उसके बाद जहाँ भी हमें कमी मिली हमने सख्त एक्शन लिए। हमने अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिए हैं, हमने जो काम करने वाली एजेंसीज है उसके खिलाफ भी एक्शन लेने का काम जो है वो किया है। और लगातार हमारे कार्य वो चल रहे हैं। हमने अगर हिसार की बात करें तो सबसे बहुत लंबा पुल आरओबी जो है, जो डबल जो लाइनों के ऊपर से जाता है, उसका भी उद्घाटन करवाने का काम किया सीएम साहब से। हमने और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसकी अभी टेंडर किए हैं और नए कार्य हमारे चल रहे हैं। हमने अभी प्रदेश भर से एक चिन्हित किया है कि 5,800 किलोमीटर की रोड ऐसी है जिनको अभी रिपेयर करने की या दोबारा कारपेट करने की ज़रूरत है, और अब हम उसको करेंगे। उसको हमने ये भी निर्णय लिया है कि आने वाले 2 साल के अंदर जितनी भी 12-12 फुट की सड़कें हैं उनको 18 फुट की करने का काम करेंगे। हमने ये भी अभी एक विचार किया है कि हम हर शहर के अंदर एक रोड ऐसी ज़रूर बनाएंगे जो मॉडल रोड हो। उसको हम चाहे डिस्ट्रिक्ट मॉडल रोड या जो भी अभी विचार करेंगे, नाम रखेंगे, वो रख करके, ताकि हमारा विजन लोगों को पता चले कि हमारी टारगेट ये है कि हम इस तरीके की रोड जो हम पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो बनाने का काम करें आने वाले समय के अंदर। तो इस तरीके की योजनाएं हमारी पीडब्ल्यूडी की जो है। जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात है, पब्लिक हेल्थ के अंदर जो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। उस सपने को साकार करने के लिए हमने अनेक कदम उठाने का काम किया है। हम जो जल जीवन मिशन के तहत हमने जो है गाँव के अंदर बहुत से पाइपलाइनें बिछाने का काम किया है। नई आबादी के अंदर भी, या जो बहुत पुरानी हो गई थी वो जो है वो अब नई बिछाई है हमने। 30,41,000 लोगों के घरों के अंदर जो कनेक्शन देने थे पानी के, जो जल जीवन मिशन शुरू हुई उससे पहले ही 17,66,000 लोगों के घरों के अंदर पानी के कनेक्शन हो गए थे। बाकी घरों के अंदर भी हमने 22 तक जो टारगेट पूरा कर लिया था। अब हमारा ये है कि जहाँ जहाँ जो दिक्कत परेशानियाँ है, चाहे वो बूस्टिंग स्टेशन बनाने की बात है, चाहे नए वाटर टैंक बनाने की बात है, चाहे जहाँ जहाँ वाटर टैंक बन गया वहाँ वाटर लेवल ऊपर आ गया और उससे नीचे का पानी मिल गया, जिससे टीडीएस बढ़ जाती है, वहाँ हम आरसीसी के टैंक हम बनाएंगे नीचे का, जो उनकी जो तड़ी जो है, उनकी फर्श जो है, ताकि वो ना आ पाए। ये हमारा टारगेट है। अमृत योजना के तहत हमने शहरों के अंदर भी नई पाइपलाइनें और नए वाटर वर्क्स बनाने का काम किया है। अमृत 2 भी अभी आ रहा है, जिसमें अगर थोड़ी बहुत बची हुई है उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। ये एक हमारा और जो टारगेट जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 10,000 या उससे ऊपर की आबादी के गांव हैं उसको हम महाग्राम योजना के अंदर लेंगे। महाग्राम योजना का मतलब ये है कि उसमें सीवर का पानी का 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी देंगे, सीवरेज की व्यवस्था करेंगे, ताकि जो बड़े गाँव से लोग जो आज शहर की तरफ आ रहे हैं उनको वो सारी सुविधाएं शहर के अंदर, ये गांव के अंदर ही हम दे सकें। ये व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 144 गांव चिन्हित किए हैं जो महाग्राम योजना के अंदर हम लेंगे। 16 गाँवों के अंदर हमारा काम पूरा भी हो गया है, 30 गाँवों के अंदर अब चला हुआ है। जो हमारा टारगेट है कि इस जो 5 साल की जो योजना है इसके अंदर हम सारे के सारे गाँव जो 144 हमने चिन्हित किए हैं वो महाग्राम योजना के अंदर ला करके, और उन लोगों को वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो शहर के अंदर जो लोग आते हैं उनको वहीं हम देने का काम करें। तो इस तरीके की योजनाएं हमारी चल रही है। एक और मेरे विचार के अंदर एक ही आया है कि अभी क्योंकि जब पानी आता है तो वेस्टेज बहुत होती है गाँवों के अंदर, पानी खुला छोड़ देते हैं। जैसे एक नाका पानी जो मोरी का चलता है यूँ चलता है जोड़ की तरफ, उससे कीचड़ होता है बहुत ज़्यादा। हम पायलट के तौर पर अब मीटरिंग करेंगे, क्योंकि जब मीटर लगा होता है, बिजली का मीटर लगा होता है, तो घर से बाहर निकलते हैं तो पंखा बंद कर देते हैं, लाइट बंद करते हैं, बिल आ रहा है। तो हम मीटर लगाने की योजना के बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। पायलट के तौर पे हम एक बार शुरू करेंगे 8-7 गाँवों के अंदर, और वहीं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको ही हम उसको कहेंगे, उनका कुछ कमीशन रख देंगे कि वो पैसा इकट्ठा करे जो घरों से, और वो पैसा इकट्ठा करके सरकार नहीं लेगी उसको, उस पंचायत को ही हम देंगे। उस पंचायत को दे करके हमारा जेई साथ में लगा देंगे। जो मेंटेनेंस का काम है, कोई भी वहाँ कोई मोटर जल जाती है, कोई लीकेज हो जाती है, तो आमतौर पे शिकायत रहती है जी गंदा पानी आ गया, जी लीकेज हो गई थी इसलिए गंदा पानी आ गया,
टाइम पे कोई आया नहीं, कोई और नहीं, वो पंचायत के देख रेख में वहीं की कमेटी जो है, पैसा उनके पास होगा, कमेटी उनके पास होगी काम करने वाली, वहीं वो अपनी लीकेज विकेज और जो है वो ठीक करा दे, मेंटेनेंस का काम वो जो है कर ले। इस तरीके का भी विचार हम जो है आगे आने वाले समय में कर रहे हैं। ये कब तक हो जाएगा सर? अभी जल्दी हम करें। अच्छा सर, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब जो है वो हरियाणा का पड़ोसी, और पंजाब और हरियाणा के कई मुद्दे भी बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। जैसे एक मुद्दा SYL का है, हरियाणा कहता है कि SYL का पानी दो। अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक और बात कह दी कि SYL नहीं YSL दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप दो पंजाब के लिए। दूसरा चंडीगढ़ का मुद्दा है। पहले सर SYL पे बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि पंजाब की तरफ से SYL का पानी कभी मिलेगा हरियाणा को? देखो, ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये हरियाणा का हक है। 60-40 का बंटवारा हुआ था। हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। पंजाब बड़ा भाई है और हरियाणा छोटा भाई है, उसको उसका खाना नहीं चाहिए था, दे देना चाहिए था। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, इस तरीके के पंजाब के अंदर बहुत से फैसले आए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद में विधानसभा के अंदर वो लेकर के आते हैं कि हम इसको मानेंगे नहीं। हमारा देश जो संघीय ढांचा है और एक व्यवस्था के तहत, एक कानून के तहत, संविधान के तहत देश जो चलता है, तो इस तरीके की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जो गैर संवैधानिक हो। ये जो बिल पीछे जो विधानसभा के अंदर वो जो उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया, वो गैर संवैधानिक जो है वो उन्होंने पास करने का काम किया था। जो हक जो हरियाणा का था बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आज दक्षिणी हरियाणा जो है वो उस वहाँ पानी नहीं है। आज भी हम जो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे पास है, 7301 गाँव में जब हम पानी दे रहे हैं, वहाँ केवल 2600 कुछ गाँवों के अंदर ही हम जो है नहर का पानी दे पा रहे हैं। बाकी ट्यूबवेल की व्यवस्था है। 216 गाँवों के हम जो रेन्यूएल से वो पानी देने का काम कर रहे हैं। तो जो दक्षिणी हरियाणा है उसके अंदर तो बहुत दिक्कत परेशानी है पानी की, और वो अगर जो SYL का पानी आता है तो उनकी समस्या सोल्व होती है, और वो हमारा हक है। वो पंजाब को जो है खुला दिल करके देना चाहिए था। चंडीगढ़ सर, चंडीगढ़ के बारे में तो जैसे ही ये पीछे मुद्दा उठा, जैसे आप तो विधानसभा की बात कर रहे थे कि हाँ हम विधानसभा बनाएंगे चंडीगढ़ में अपनी, लेकिन जैसे ही ये आया तो उसके बाद तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ तो हमारा ही, सारा चंडीगढ़ तो हमारा ही है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को। और एक सवाल बीच में, और हिमाचल भी अपना हक जताता है सर पिछले कुछ सालों से कि हाँ हमारा भी हिमाचल का तो अलग कर दिया था पहले, उनकी राजधानी अलग बना दी थी, उनका स्टेट अलग बना दिया था जी। लेकिन हरियाणा और पंजाब की तो इकट्ठी राजधानी है और 60-40 का बंटवारा है। और मैं कहता हूँ कि जो संवैधानिक पद पे बैठ करके गैर जिम्मेदाराना कोई अगर बयान देता है तो मैं समझता हूँ कि उसको उसकी कुर्सी पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। इस तरीके की बात कहना कि हक है ही नहीं, क्यों कोई दूसरा देश है क्या, कोई पाकिस्तान के लोग हैं क्या? जब एक चीज़ का बंटवारा हो गया, हरियाणा है तो उसका हक उसको मिलना चाहिए। चाहे विधानसभा की बात करें, विधानसभा के अंदर भी मैं तो डिप्टी स्पीकर रहा हूँ। हमने पिछली बार बात करी थी स्पीकर के लेवल पे भी, हमारे सेक्रेटरी के लेवल पे भी, उन्होंने वहाँ भी हक पूरा जो है नहीं दिया हुआ। तो इस टाइप की बात वो नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें हैं जिससे लोगों के मन में इस टाइप की कोई भ्रांतियाँ आए, इस टाइप की बात कोई भी जो है वो नहीं करनी चाहिए। गलत है, गैर जिम्मेदाराना है। जी, शुक्रिया सर, आपने इतनी अच्छी बात हमसे की और हर एक मुद्दे पर आपने बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ये थे हमारे साथ हरियाणा के PWD मंत्री रणवीर गंगवा जी। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।